पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस वक्त युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, चाहे बात इजराइल हमास की हो या इजराइल ईरान की या रूस यूक्रेन की। इन सबके बीच एक बात कॉमन है और वो है अमेरिका की दखलंदाजी, यानी कि बीच में आकर युद्ध को शांति की राह पर ले जाने की। लेकिन ऐसा क्या सही मायनों में हो भी पा रहा है? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन में अभी भी युद्ध जो है वो चरम पर है। रूसी सेना ने भयंकर हमला करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा दी है। रूस ने इन हमलों में भारी हथियारों का भी प्रयोग किया है। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और तोप के जरिए हमले किए हैं। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में कम से कम कई लोगों की यहां पर मौत की बात भी सामने आई है और सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम देशों के बीच मध्यस्थता करवाने वाले ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को शांत क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों इजराइल ईरान जैसा सीज फायर यहां लागू नहीं हो पा रहा है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ताजा हालातों के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ये युद्ध अभी तक क्यों अपने उस शांति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इसमें तमाम कवायदे की गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद लगातार हम देख रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर जहां पर स्थितियां हैं वहां पर तमाम ऐसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये जो युद्ध है वो और कैसे भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। हमला किया गया है रूस की तरफ से और हमलों में रूस ने भारी हथियारों का प्रयोग किया है। ताबड़तोड़ यहां पर गोलाबारी देखने को मिली है। रूस ने कई शहरों को टारगेट किया है। तो ये अभी हम ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन में ड्रोन, मिसाइलों और तोप के जरिए हमले किए गए हैं और लगातार ये हमले और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी का घटनाक्रम है जो लगातार एक तरफ तो शांति की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इस बात को साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि अभी भी ये युद्ध जो है वो रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगले आपको चीज़ों के बारे में बताएं कि किस तरह से इसमें और क्या कुछ देखने को मिल रहा है और किस तरह से जो यूक्रेन है वो किस तरह से इसमें पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, या जेलेंस्की का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है। रूस के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन यहां से लॉन्च किए गए हैं जब रूस ने हमला किया, और उसके बाद फिर उसका जो पलटवार था वो जेलेंस्की की तरफ से किस तरह से किया गया है। अब तक 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये तब से है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और ये बात कही है जेलेंस्की ने। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद की अपील भी की है। लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक फोरम पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर लगातार मदद मांगी जा रही है और अब की बार फिर जेलेंस्की ने मदद मांगी है और पश्चिमी देशों से सैन्य सहायता की गारंटी मांगी गई है कि अब की बार सैन्य सहायता की हमें गारंटी दी जाए जिससे हम रूस का सामना कर सकें। जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी की उन्होंने बात कही और लगातार ऐसा हमने देखा है कि रूसी यानी कि रूस जो है वो नागरिक क्षेत्रों पर यूक्रेन के बमबारी करता हुआ नजर आया। इसके अलावा भी तमाम ऐसे फैक्ट्स थे जो लगातार निकलते हुए सामने आए और किस तरह से अब की बार जेलेंस्की एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सैन्य सहायता जो है वो इनको मुहैया कराई जाए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये जो युद्ध है वो शांति की कगार तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कुछ शर्तें भी हैं। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें हैं पुतिन की ये शर्तें हैं जिसमें क्रीमिया, दोनबास और नोवोरोसिया को यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की बात जो है वो इस शर्त में रखी गई है। इसलिए जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो इस शर्त को लेकर काफी सजग है। रूसी भाषियों के पूर्ण अधिकार और हित सुनिश्चित हो, यह भी इनका मानना है और ये शर्त में रखा गया है। रूसी भाषा को यूक्रेन की आधिकारिक भाषा बनाने का भी ऐलान किया जाए, इस तरह की बात भी इन शर्तों में रखी गई, जिसकी वजह से ये शांति के पथ पर नहीं चल पा रहा है। नाजीवाद और नव नाजीवाद के प्रचार पर विधायी प्रतिबंध इसको जो है वो लगाए जाएं, तब इसमें कुछ आगे की बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यूक्रेन में परमाणु हथियारों की स्वीकृति हो और तैनाती पर साफ तौर पर पाबंदी हो। तो इस तरह के जो तमाम अहम जो फैक्टर्स हैं वो यहां शर्तों में रखे गए हैं और सशस्त्र बलों, हथियारों और सैन्य उपकरणों की ताकत सीमित कर दी जाए। तो ये मानना है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शांति के पक्ष पर है वो आगे बढ़ता हुआ ये युद्ध नहीं नजर आ रहा है। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आप ही का रुख करूंगा और अखिलेश आपसे समझने की कोशिश कि जिस तरह से जो शर्तें रखी गई हैं, आखिर हम एक तरफ तो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाकी जगह पर तो जाकर शांति की वार्ता पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है अखिलेश, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने
कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वर्ण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है। खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहां से सोनिया जी की परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बताइए। आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो वो उचित है, मगर जब हम आपके परिवार के, राजनीति के, आपके परिवार के महत्वाकांक्षा की पन्नों को पलटते हैं तो आपको वो ड्रामा नजर आता है। केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि कोर्ट ने उनके, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया था। केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आप कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। खड़गे जी, हम आपको लिफाफा में बंद करके आज जो रिपोर्ट यूएन की है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे। किस प्रकार से कितने करोड़ों लोग, 25 करोड़ से अधिक लोग किस प्रकार से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। विगत कुछ वर्षों में जब मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल रहा है, इन 11 वर्षों में
यह रिपोर्ट आपको भेजेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी हटाओ का नारा वो अलग था और वास्तविक रूप में किस प्रकार गरीबी दूर हुआ है इन 11 वर्षों में, उसकी कहानी अलग है। मैं आज पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, एक पल के लिए भी इमरजेंसी को भुलाना नहीं है। इमरजेंसी को सदैव याद रखना है और आगे चलकर इस प्रकार की विषम विकट परिस्थिति ना बन सके, इसके लिए भरसर लोकतांत्रिक प्रयोग, लोकतांत्रिक प्रयास हमें करते रहना है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र का महिमा कहां से समझेगी। जिस पार्टी का समर्थन, और जो पार्टी उन लोगों से समर्थन लेती है जो पैर पे अंबेडकर जी जैसे महान विभूति के फोटो को रखते हैं, वो आज हमें संविधान सिखा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले पहले आपस में बात कर ले इमरजेंसी को लेकर, किसका मत इमरजेंसी को लेकर क्या है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को इमरजेंसी के विषय में सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बड़े आरोप और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। आपातकाल को लेकर जिस तरह से 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसको लेकर उन्होंने तमाम बातचीत यहां पर अपनी रखी है और साफ तौर पर आने वाले समय के लिए भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश थुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे इससे पहले, और अखिलेश का ही रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दें, आखिर शांति वार्ता के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अभी भी जिस पैमाने पर यह युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है रूस और यूक्रेन का, आने वाले समय में क्या देख पाएंगे कि इसमें स्थिति किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, ये जो रूस और यूक्रेन का मामला है, ये इजराइल और ईरान के मामले से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। देखिए, इजराइल और ईरान में था कि एक टारगेट था इजराइल का कि उसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना ईरान को। दूसरा टारगेट था कि उनको बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत नहीं रहने देनी है, ताकि ईरान की मिसाइल इजराइल में न जाए या किसी अन्य देश में न जाए दूर तक। लेकिन यहाँ रूस और यूक्रेन का मामला है, पूरी तरह टेरिटोरियल मामला है और पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे हम लगातार ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि रूसी बोलने वाले जो क्षेत्र है यूक्रेन में, उनको व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वो रूस का हिस्सा बने। यूक्रेन के लोग नहीं चाहते, यूक्रेन के जो वोलोदिमीर जेलेंस्की है वो नहीं चाहते ऐसा। वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने पूरे निश्चित तौर पर अखिलेश के तमाम महत्वपूर्ण तथ्य तो हैं, लेकिन इसमें जो पुतिन की शर्तें हैं वो अपने आप में आने वाले समय में बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या ये आगे शांति की राह पर जा पाएगा और क्या इसमें पुतिन मानेंगे। इस पर हम सबकी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी